गुड मॉर्निंग क्लास 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हम लोग बेटा चर्चा कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनती है और किसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है। कल आप लोगों ने देखा था कि मैंने कंपाउंड लिए थे COCl3.6NH3 और एक तरफ लिया था मैंने COCl3.45NH3 और डॉट यहां पर फिर अगला लिया था COCl3.4NH3 और मैंने आपको इसके द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि इनके बीच में उपसहसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे बनती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि COCl3 यहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो लोन पेयर को देता है उसे लिगेंड कहा जाता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ऐसा एटम, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जो अपना लोन पेयर दे रहा हो उसे लिगेंड कहा जाता है और जो लेता है उसे सेंट्रल एटम कहा जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह था कि कोबाल्ट की बुक 6 लोगों के द्वारा पूरी हो रही थी, इसलिए यहां पर NH3 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था। यहां पर देख रहे होंगे आप लोग COCl3 यानी 5 NH3 दे रहे थे, एक कम हो रहा था तो क्लोरीन पूरा कर रहा था। यहां पर आप लोग देख रहे थे 4 NH3 से इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर मिल रहे थे, एक कम हो रहा, 2 कम हो रहे थे तो क्लोरीन दे रहा था। इसलिए आप लोगों ने देखा था जब मैंने इसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई थी तो आप लोगों ने देखा था कि सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन हो रहा था तो यहां पर 3 मोल AgCl बन रहा था। इसको AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। इस वाले में आप जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे थे COCl3 की तो यहां पर 2 मोल AgCl बन रहा था, 2 मोल AgCl बन रहा था। और लास्ट वाले में आप लोग देख रहे थे कि जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रही तो 1 मोल AgCl बन रहा था। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस कोबाल्ट के साथ लिगेंड जुड़ा होता है। लिगेंड वही होता है जो लोन पेयर देता है और सेंट्रल एटम वही होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम वही है जो उस लोन पेयर को ले रहे होंगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर एक लोन पेयर देता है या जो एक सहसंयोजी बंध बनाता है उसको मोनोडेंटेट कहते हैं, जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है उसको हम लोग बाइडेंटेट कहते हैं और जो 2 से ज्यादा बनाने की कोशिश करता है उसको कहा जाता है पॉलीडेंटेट। तो ये चीजें आप लोगों ने सीखी हुई हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ये बताइए आपके पास अमोनिया है, आपके पास Cl- है, आपके पास Cl- है, आपके पास Br- है, आपके पास CO है, ये किस प्रकार के आपके डेंटेट होंगे? तो इनको मोनोडेंटेट कहा जाएगा क्योंकि सभी लोग केवल एक ही लोन पेयर दे रहे हैं और इनके ये लोग केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना सकते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो C2O4-2 इसको ऑक्सिलेट कहा जाता है, लेकिन जब आप लिगेंड के रूप में देखोगे तो इसको ऑक्सिलेटो पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से ईएन आता है, ये भी आपका याद रखिएगा, जो ईएन होता है इसको एथिलीन डाइएमीन कहा जाता है और ये भी आपका बाइडेंटेट होता है क्योंकि यहां पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनती है। एथिलीन डाइएमीन के नाम से जाना जाता है, इसका फार्मूला होता है CH2NH2 या इस तरह कह सकते हो CH2NH2, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। और याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन और C2O4-2 ये जो दोनों हमारे पास होते हैं बाइडेंटेट होते हैं। कैसे होते हैं ये? बाइडेंटेट। ये जो हमारे पास होते हैं इनको मोनोडेंटेट कहा जाता है। तो मेरे कहने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इन लोगों का किया जाता है और इसको याद रखिएगा इनको ऑक्सिलेटो के नाम से जाना जाएगा। लिगेंड बनाते समय नाम चेंज हो जाता है और ये लोग आयन के रूप में है। इसको मैंने आपसे कहा था जब लिगेंड बनाना तो इसको एमीन पढ़ा जाएगा, AMMINE। इसको साइनाइडो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इसको साइनाइडो या वो कह सकते हो, सॉरी साइनो पढ़ते हैं इसको, साइनो। और इसको पढ़ेंगे क्लोराइडो, इसको पढ़ोगे ब्रोमाइडो और इसको बेटा पढ़ा जाता है कार्बोनिल। क्या पढ़ा जाता है इसको? कार्बोनिल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने कल देखा था कि कोबाल्ट जो था, इस कोबाल्ट को यहां पर ये सभी लोग अपना लिगेंड दे रहे थे, इसलिए हमारा 3 मोल बन रहा था क्योंकि तीनों क्लोरीन बाहर था। कोई क्लोरीन की जरूरत नहीं थी वहां पर लिगेंड देने की क्योंकि कोबाल्ट का काम इस अमोनिया से पूरा हो जा रहा था। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, 6 लोग थे, 6 होते रहे थे, इसको क्लोरीन की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर आप लोगों ने देखा था कि 5 NH3 के बाद हमें जरूरत पड़ गई थी 1 क्लोरीन की, इसलिए 2 क्लोरीन बाहर थे और मैंने आपसे कहा था वही बाहर निकलेगा जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होगा, इसलिए उसी के साथ रिएक्शन होगी। इसलिए Ag की Cl के साथ रिएक्शन होकर के 2 मोल बाहर हो रहा था क्योंकि भैया यहां पर 2 क्लोरीन थे दूसरे वाले में। तीसरे वाले में सिर्फ 1 क्लोरीन बचा था, पहले वाले में तीनों क्लोरीन बाहर थे। और ये भी ध्यान रखिएगा इस उपसहसंयोजी बंध की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की सबसे बड़ी कहानी यही है कि वही बॉन्डिंग बना सकता है, वही बाहर जा सकता है किसी दूसरे के साथ जो ब्रैकेट से बाहर हो। जो ब्रैकेट से अंदर हो गया वो सेंट्रल एटम से बंध चुका है। अमोनिया कहता है कि मैं लोन पेयर देता हूं, लेकिन कोबाल्ट कहता है तुम अंदर आ गए हो तो
बाहर नहीं जाओगे, चाहे वो अमोनिया रहे चाहे क्लोरीन रहे। ये कहानी याद रखिएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है तो याद रखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि कहां पर हम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, जो भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है उसकी शुरुआत जो होती है, जिसको हम लोग उपसर्ग संयोजीबंध कहते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर ग्रुप कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट की कहानी बहुत बड़ी है। और उसका एग्जांपल के तौर पर मैंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे अगर आपके पास एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, CuNH3 यहां पर लिख दिया मैंने, CuNH3 का होल 4, या यहां पर इस तरह से कर दिए CuNH3 का होल 4 SO4। ये कंपाउंड आपके पास है जिसका नाम टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट होता है। अगर आपसे कहा जाता है ये बताइए CuNH3 का होल 4 SO4 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें CuNH3 का होल 4 SO4 में यहां पर आप ले लेते हैं CuNH3 का होल 4 SO4 आपके पास है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सेंट्रल आइटम का काम करेगा वो कॉपर करेगा। सेंट्रल आइटम का मतलब जो हमारे पास धनायन है, और आप लोग देख रहे होंगे ये आपका लिगेंड है। क्या है आपका? लिगेंड। और अच्छी तरह आप देख रहे होंगे इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो NH3 आपका है वो कितनी टाइम है? 4 टाइम है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा 4 होगी यहां पर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इतना पूरा आपका क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे इसको। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका नाम टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट होता है। अमोनिया को लिगेंड के रूप में एमीन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, हम लोग पता भी करते हैं कि हमारा ग्रुप कोष्ठक प्लस में है या माइनस में, उसको पता करने के लिए इसको ध्यान दिया जाता है। आपका आयन किस रूप में है? अगर ये माइनस में होगा तो आपका ग्रुप कोष्ठक प्लस में होगा, अगर ये प्लस में होगा तो ग्रुप कोष्ठक आपका माइनस में होगा। आप लोग खुद दिखाई दे रहा होगा सल्फेट किसके रूप में होता है? माइनस के रूप में। तो SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? -2 का। तो जाहिर सी बात है -2 को स्पष्ट करने के लिए, -2 को बैलेंस करने के लिए हमें +2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा आपका, यानी आपका ग्रुप कोष्ठक प्लस में है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समझने की कोशिश करिए कि लिगेंड कौन है, सेंट्रल आइटम कौन है, बाहर के आयन क्या करते हैं, इनसे आप पता लगा पाओगे कि हम कैसे काम करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, अगर मैं वर्नर थ्योरी की बात करूं, वर्नर थ्योरी की अगर बात की जाएगी तो याद रखिएगा वैलेंसी 2 टाइप में बांटी गई है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में। एक होती है प्राइमरी और एक होती है बेटा सेकेंडरी। यानी मेरे कहने का मतलब प्राथमिक और द्वितीय, 2 तरीके की वैलेंसी होती है। जो आपके पास सेंट्रल आइटम होता है, सेंट्रल आइटम जैसे कि आप लोगों ने देखा था आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया या निकिल हो गए, तो जो इनकी वैलेंसी होती है वो प्राइमरी वैलेंसी कही जाएगी। और याद रखिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्पष्ट कर लीजिए कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। वो क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी। फिर से सुनिए, अगर आपसे कहा जाए अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में जो आपके पास एक कॉपर है, या आपका क्या है? सेंट्रल आइटम है, तो इसकी जो वैलेंसी मानी जाएगी वो क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी होगी। क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी। अगर हम लोग निकालेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। कितनी आएगी? +2। तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसीलिए कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए प्राइमरी वैलेंसी कहां पर होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी वही होती है जो उस सेंट्रल आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में। जो उपसर्ग संयोजी के अंदर आप बड़ा ब्रैकेट देख रहे हैं, तो उस बड़े ब्रैकेट में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, तो जो सेंट्रल आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपके पास जो लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड जुड़े होते हैं, वो आपके सेकेंडरी वैलेंसी में आते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि ये बताइए सेकेंडरी वैलेंसी किसकी होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी का जो निर्धारण होता है वो लिगेंड के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पर NH3 जुड़ा हुआ है 4 बार, तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपसे पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, ये बताइए प्राइमरी वैलेंसी और
सेकेंडरी वैलेंसी आप कैसे देखोगे? तो बता दीजिएगा कि उस बड़े ब्रैकेट के अंदर, उस ग्रुप कोष्ठक के अंदर दो लोग मौजूद होते हैं, एक सेंट्रल आइटम और एक लिगेंड। तो प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता वही होगी जो आपके सेंट्रल आइटम की है और सेकेंडरी वैलेंसी वही होगी जो लिगेंड की है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है वो चेंज भी हो सकती है और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना। और ग्रुप कोष्ठक यानी बड़ा ब्रैकेट पहचान होता है किसका? उपसह संयोजी यौगिकों का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।